नमस्कार, मैं हूं एमपी पांडे और आप देख रहे हैं उत्तर भारत न्यूज़। आज दिन भर की खास सुर्खियों के साथ हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं और पूरे दिन भर में जो कवायद होती रहीं उनकी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। आज जो पूरे दिन सुर्खियां बटोरी जिन खबरों ने, उसमें से पहली खबर मजदूर ही थे जिन्होंने पिछले 4 दिनों से सिर्फ खबरों के अलावा और कुछ नहीं पाया है। उसके बाद जो दूसरी खबर आज पूरे दिन में सुर्खियां बटोर रही थी वो लॉकडाउन 4.0 की वो छूट थी जिसके ज़रिए बहुत सारी जगहों पर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि इस लॉकडाउन 4.0 को कैसे इम्प्लीमेंट कराना है। बहुत सारी राज्य सरकारें, जिला प्रशासन भी कंफ्यूज दिखाई दी और उसके बीच में काफ़ी भीड़ मार्केट में और हर जगह पर दिखाई दी। तीसरी खबर प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला था, जिस पे उन्होंने कहा कि हम मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने को तैयार हैं, सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है। और चौथी खबर हमारी जो मजबूत थी वो ये थी कि शाहिद अफरीदी ने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरे देश में बवाल मच गया। शुरुआत मजदूरों से ही करते हैं। पिछली कवरिंग में हमने दिखाया था कि किस तरीके से मजदूर और रैया हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और प्रदेश के सभी सीमाओं को उन्होंने सील कर दिया, तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जिससे प्रदेश की सारी सीमाएं जो अन्य राज्यों से संपर्क करती थीं या एक जनपद से दूसरे जनपद को जाती थीं, सारी सीमाएं सील कर दी। जो मजदूर जहां थे उन्हें वहीं रोक दिया गया और रोक कर जिला प्रशासन को ये निर्देश दिया गया कि उन्हें वो ले जाकर शेल्टर होम में ले जाएं और वहां से उनके आगे जाने की व्यवस्था सरकारी बसों से करें, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसें लगाकर उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाया जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी का जब ये आदेश सर्कुलेट हुआ पूरे प्रदेश में तो काफ़ी मात्रा में इसका इम्प्लीमेंट भी देखने को मिला। हर जिले की सीमाओं को सील पाया गया, लगभग सभी मजदूरों को वहीं पर रोक लिया गया। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली और एमपी के बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा हो गई, वाहनों की इतनी लंबी कतार लग गई जिससे 10-10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जिला प्रशासन परेशान हो गया, फिर भी कैसे भी करके संबंधित जिला अधिकारियों ने उन लोगों को वहाँ मजदूरों को वहाँ से लेके और शेल्टर होम पहुँचाया। फिर वहाँ से उनको आगे जाने की व्यवस्था कराई जाने लगी, जिसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब लगता है कि मजदूरों को एक रास्ता मिल पाएगा। फिर भी उसके बाद भी गाज़ियाबाद में आज जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी वो काफ़ी है मज़दूरों के उस दास्तान को भी बयान करने के लिए, जिसमें ये लगता तो है कि मज़दूरों के लिए काम हो रहा है, लेकिन क्या वास्तव में काम उन्हीं के लिए हो रहा है ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि जो मज़दूर घर जाने के लिए परेशान है वो इस चीज़ से भी परेशान है कि भारत में कोरोना जैसी महामारी है और वो उसी से बचना चाहता है और अपने घर का रास्ता तय कर रहा है। लेकिन गाज़ियाबाद में जब शेल्टर होम से मज़दूरों को उनके जनपद जाने के लिए रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण के लिए उनको बुलाया गया तो जहां पर उनको लाइनें एक सुदृढ़ और कुछ दूरी पर रोक कर लगाई जा सकती थी वो भीड़ के रूप में उभर कर सामने आई। और जब हजारों आदमी की भीड़ एक साथ पंजीकरण के लिए उमड़ पड़ी तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी फैसला नज़र नहीं आया और जिसके बाद ये पता ही नहीं चल पाया कि ये कोरोना महामारी के वक्त की बीच की तस्वीरें हैं या ये तस्वीरें किसी ऐसे समय में आई हैं जब किसी व्यक्ति को कहीं पर ख़ास तौर से जाना है। बहुत मुश्किल है आने वाले समय में किस तरीके की सेवाएं राज्य सरकारें दे पाएंगी ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने फ़िलहाल जो पहल की है वो भी सराहनीय है, योग्य है। और आने वाले समय में बाकी राज्य सरकारें क्या इसी तर्ज पर आगे कुछ काम करती हैं, मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं बनाती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पास 1000 बसें उपलब्ध हैं, हम उन बसों के माध्यम से मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना चाहते हैं और हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। अब ये एक मामला जो सामने उठ के आया कि प्रियंका गांधी ने ये बयान तो दे दिया कि हमारी 1000 बसें खड़ी हुई हैं और इसको राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश शासन स्वीकार करे, लेकिन राज्य सरकार ने पहले तो हिला हवाली की, उन्होंने उसको बात को राजनीतिक बताकर और ये कहा कि ये प्रियंका गांधी मजदूरों की इस स्थिति पर राजनीति कर रही हैं और राजनीति करने के सिवाय वे कुछ नहीं कर रही हैं। लेकिन जब उनको लगा कि स्थिति अब काफ़ी
आगे निकल चुकी है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रियंका गांधी का जो आवेदन था वो स्वीकारा और उन्होंने कहा कि आप अपने बसों के नंबर और ड्राइवरों के नंबर हमें उपलब्ध कराइए ताकि हमें पता चल सके कि आपकी 1000 बसें कहाँ खड़ी हैं और वो उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से मज़दूरों को ले जाने में कर सकते हैं। अब ये जो राजनीतिक पटाक्षेप था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का कि अगर कांग्रेस के पास इतनी ही बसें थीं तो राजस्थान से और पंजाब से, जहाँ पर उनकी सरकार है, वहाँ से उन्होंने उस बस की व्यवस्था क्यों नहीं कराई मज़दूरों के लिए ताकि वो सकुशल उत्तर प्रदेश में पहुँच सकते। लेकिन ये एक विवाद का विषय हो सकता है, तब ये उनका एक जवाब भी आ सकता है कि उस समय इंटर स्टेट बस सर्विस शुरू नहीं थी, इसलिए हम अपने राज्यों की बस दूसरे राज्यों में भेज नहीं सकते थे। लेकिन अब ये सुविधाएं खुल गई हैं। लॉकडाउन 4.0 के खुलने के बाद इंटर स्टेट बसों का परिचालन भी शुरू हो गया है। अब अगर ये राज्य चाहें तो अपनी सुविधा अनुसार अपने वहाँ के मज़दूरों को अपने समय से अच्छे से स्कैनिंग करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके घर तक पहुंचा सकती हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है, खबर पश्चिम बंगाल से भी आई जहां पर ममता दीदी की ममता निर्ममता में बदल गई और पश्चिम बंगाल के हजारों हजार मजदूर अभी भी पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। जो ट्रेनें पश्चिम बंगाल ने चलाई थी उसमें भी कुछ खास राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिली जो कि किसी भी स्थिति में इस माहौल में स्वीकार्य नहीं की जा सकती हैं। फिर भी अब उनका नई घोषणा आई है कि हम नई ट्रेनें चलाएंगे और जो भी मजदूर हमारे पीछे छूट गए हैं हम उनको घर लेके आएंगे। कितना कहना मुश्किल है कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, अब तक तो नहीं होता दिखा था और ना ही अब तक हुआ था। कुछ मुद्दे राजनीतिक भी रहे पूरे देश में, जिसमें से 20 लाख करोड़ का पैकेज जो माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया था उसके ऊपर भी कुछ सवालिया निशान उठाते हुए राजनीतिक पार्टियों ने कुछ क्वेश्चन मार्क खड़े किए और ये पूछा कि ये उन्हीं मजदूरों का पैकेज है जो आज भी दर दर भटक रहे हैं और उनको अभी तक उस पैकेज का क्या लाभ मिल पाया है। उसकी अलग अलग एनालिसिस हो रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत तरीके से उसको अपने तरीके से डिफ़ाइन भी कर रहे हैं। कहीं कोई 20 लाख करोड़ के पैकेज को बता रहा है कि मात्र ये 3,60,000 करोड़ का पैकेज है और कोई कह रहा है कि नहीं ये 20 लाख करोड़ का ही पैकेज है। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है कि कैसे इस चीज़ को डिफ़ाइन किया जाए। केंद्र सरकार की अपनी दलील है, राज्य सरकार की अपनी दलील है, लेकिन अभी तक 20 लाख करोड़ की जो आशाएं हैं वो मज़दूरों को नहीं मिली हैं। सिर्फ उन्हें घर का रास्ता दिखाई दे रहा है जिसके माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ घर जाना चाहते हैं। का भी एक मामला उठ के सामने आया कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में शाहिद अफरीदी ने एक बयान दिया माननीय प्रधानमंत्री के बारे में जो कि काफ़ी निराशाजनक था और उसको कहीं से भी हिंदुस्तान स्वीकार नहीं कर सकता। उस बयान के जस्ट बाद हरभजन सिंह और युवराज सिंह का ट्वीट भी आया। उन्होंने उसका खंडन भी किया और उन्होंने उस चीज़ पे नाराज़गी भी दर्ज कराई कि शाहिद अफरीदी के पास अब पाकिस्तान में अगर अपने आप को इस्टेब्लिश करना है तो सिर्फ भारत के खिलाफ बोलने के अलावा और कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। ये सफाई उनको क्यों देनी पड़ी ये भी हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले शाहिद अफरीदी के एनजीओ के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से सहयोग करने की अपील की थी, लेकिन जिस तरीके से शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला उसके बाद इन्हें तुरंत एहसास हो गया कि हमसे गलती हो गई और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारते हुए शाहिद अफरीदी के बयान की खंडन किया और उसके खिलाफ जो भी ऐसी कड़ी बातें कह सकते थे उन्होंने कहा और कहा कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं समझते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम उसको लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।